हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 36वां भाग। बार बार बजते हुए मोबाइल से परेशान होकर आखिरकार नव्या ने अभिनव का कॉलर छोड़ दिया। अभिनव ने अपनी जेब से फोन निकाला। हद है यार, बहन चैन से जीने नहीं देती और इसके भाई चैन से मरने नहीं देते। अभी से ही धोबी के कुत्ते वाली हालत हो गई है मेरी, ना घर के ना घाट के। अभिनव बड़बड़ाया। किसका फोन है? नव्या ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते हुए अभिनव से पूछा। तब तक आदित्य और अदम्य भी वहां पर आ चुके थे। कहा था ना तुम्हारे भाई का ही होगा, देखो बड़े साले साहब का है। अभिनव ने मोबाइल की स्क्रीन नव्या के आंखों के सामने कर दिया, जहां पर रणविजय कॉलिंग दिखा रहा था। उठा लूं? अभिनव ने मुस्कुराते हुए नव्या से पूछा। जवाब आदित्य की तरफ से आया। उसने एक जोरदार हाथ अभिनव के पीठ पर जमाते हुए कहा, नहीं। अभी क्यों उठाएगा? अभी तो मुहूर्त निकलवाना बाकी जो रह गया है। अरे मार क्यों रहा है? किसी दूसरे से थोड़ी पूछ रहा हूँ, अपनी होने वाली बीवी और तुम्हारी प्यारी बहन से ही तो पूछकर कोई काम करूंगा ना। यही तो कमिटमेंट हुई थी हमारी और तेरी। आदित्य की मार पर अभिनव ने हैरानी से उसकी तरफ से देखा। ऐसी तो कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी हमारी, बस यही हुई थी कि तू मेरी बहन को खुश रखेगा, मैं तेरी बहन को। पर पूछने वाली बात तो नहीं हुई थी इस एग्रीमेंट में। आदित्य सोचते हुए बोला, हाँ तो खुश रखने के लिए उसके मन का काम भी करना पड़ेगा ही ना। तो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या पता इसे मेरे फोन उठाने पर ऐतराज हो, तो दुखी हो जाएगी बेचारी, और मैं इसे दुखी कभी भी नहीं देख सकता। अभिनव बोला, दुखी तो ये तेरी इन बेसिर पैर की हरकतों से होती है। ये हरकतें क्यों नहीं छोड़ देता? अदम्य ने पूछा। सच जान, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आता है या तुम मेरी हरकतों से दुखी हो जाती हो? बता दो मुझे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस वही काम करूंगा जो तुम्हें अच्छा लगता है। अभिनव ने मासूमियत से बोला। अब क्या तू हर एक सांस लेने से पहले इस डायन से पूछा करेगा? अभिनव की बात सुनकर आदित्य ने अभिनव की तरफ आंखें फाड़कर देखते हुए कहा। डायन किसको बोले? नव्या अब आदित्य से उलझ पड़ी। डायन को डायन बोला? अब आज इस एक लंबी सी चोटी में तो पक्की पूरी डायन लग रही है। आदित्य ने कहा, खुद की शक्ल देखी है? देखकर गली मोहल्ले के बच्चे क्या, कॉलेज की भी लड़कियां भाग जाएंगी। बेताल लग रहे हो 50। नव्या ने जवाबी फायर किया। अदम्य ने बेबसी में अपना सर अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया। अरे उठा ले भाई, अब क्या फोन कटने का इंतजार कर रहा है? और पूछ उससे कहाँ है वो और ईशानी। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि एक साथ 3 पागलों को झेल सकूं। वही इस काम में एक्सपर्ट है, अदम्य ने कहा। आदित्य नव्या के झगड़े को आराम से सुनता हुआ अभिनव अदम्य का थप्पड़ खाकर होश में आया। अदम्य की बात सुनकर उसने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, अभिनव ने कहा। सुन जीजा, अभी तुझे कुछ किताबों की लिस्ट व्हाट्सएप की है, देख ले उसे, और यह सारे किताब लाइब्रेरी से लेकर तू मुझे ठीक शाम के 5 बजे होटल कुबेर के बाहर मिलना, और साथ में उस रद्दी किताबों की दुकान को भी लेकर आना। रणविजय ने अभिनव से कहा। रद्दी किताबों की दुकान, ये कहाँ पर है? अब क्या मुझे कबाड़ी वाले के पास भी जाना पड़ेगा? नाम बता दे उस दुकान का, अभिनव ने कहा। अरे मैं उस रद्दी किताब की बात कर रहा हूँ, वो रद्दी किताबों की चलती फिरती दुकान जो तेरे सामने ही खुली पड़ी है। रणविजय बोला। किस किताब की बात कर रहा है तू? इस लिस्ट में तो किसी भी रद्दी किताब का नाम नहीं लिखा है। अभिनव ने फिर से एक बार लिस्ट चेक करते हुए कहा। तेरी आंखों के सामने किसी के चेहरे की किताब खुली हुई है? रणविजय ने पूछा।
रणविजय और ईशानी इस समय होटल कुबेर के एक प्राइवेट केबिन में बैठे हुए थे। रणविजय ने फोन स्पीकर पर कर रखा था और ईशानी इन लोगों की बात सुनकर मुंह दबाए हुए हंस रही थी। इधर नव्या में भी जब अभिनव को रणविजय की बात में उलझते हुए देखा तो उसने भी अभिनव के हाथ से फोन लेकर स्पीकर पर कर दिया ताकि वो उसकी बात समझ सके। अरे यार, मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही, साफ साफ बोल, तू किस रद्दी किताब के चेहरे बारे में बात कर रहा है जो कि मेरे सामने पड़ी है? मेरे सामने तो नव्या खड़ी है। अभिनव ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उस रद्दी किताब की जो कि केवल ट्यूबलाइट की रोशनी में ही पढ़ी जा सकती है, जिसको तू अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसी रद्दी की किताब को लेकर चले आना। वैसे आजकल उसके चेहरे की किताब को छोड़कर तू और कुछ पढ़ता ही कहाँ है? पढ़ ले जीजा, वरना मेरी बहना ने जो तेरे लिए प्लान किया है ना कि वह सीधे तेरे सब्जी बिछवा देगी। रणविजय ने हंसते हुए कहा। पर रणविजय की बात सुनकर नव्या एक ही बार में समझ गई और समझकर बुरी तरह से सुलग गई। रद्दी किताबों की दुकान होगा तू? तेरा चेहरा नहीं, तू तो चलता फिरता कबाड़ी का दुकान है और तेरा चेहरा गटर में से निकले हुए एक किताब की तरह है। पता नहीं उस स्कॉलर ने किस पुराने वर्ल्ड की रोशनी में पढ़कर तुझे पसंद किया है, वरना तू पढ़ने के लायक क्या, देखने लायक भी नहीं है। नव्या का नॉन स्टॉप चिल्लाना शुरू हो गया था। आदित्य ने गुस्से में अभिनव के हाथ से फोन लेकर स्पीकर ऑफ कर दिया और फोन लेकर किनारे हो गया। उसने रणविजय से कहा, तुम दोनों बाद में जी भर के झगड़ा कर लेना घर पर, लेकिन अभी मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है और इसी वक्त मिलना है। कहाँ है तू? होटल कुबेर में। चला, तब तक मैं सबका लंच ऑर्डर करता हूँ, रणविजय ने कहा। ईशानी भी तेरे साथ ही है क्या? आदित्य ने पूछा। हाँ, रणविजय ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर जाने दे, तू अपना स्पेशल मोमेंट एंजॉय कर। क्यों कबाब में हड्डी डाल रहा है? वैसे ही तेरे कबाब में हड्डियों की संख्या बहुत ज्यादा है। नव्या की चिंता छोड़ दे, इसे मैं अपने साथ जाते हुए लेते जाऊंगा, लेकिन तू मुझसे शाम को 6 बजे मेरे घर पर जरूर से मिलना। कुछ एजेंट है, भूलना मत। अभी तो हमसे अपना एडमिट कार्ड लेने जा रहे हैं। इस ट्यूबलाइट ने सिर्फ तेरा और ईशानी का ही निकलवाया है, हमारा तो अभी बाकी है, आदित्य ने परेशानी से कहा। ओके, ठीक है, तब शाम को घर पर मिलते हैं। तू निकलवा ले अपना एडमिट कार्ड। रणविजय अभी कह ही रहा था कि आदित्य ने फोन काट दिया था। रणविजय उससे उसके एजेंट काम के बारे में ही पूछना चाह रहा था। आदित्य की आवाज में कुछ परेशानी थी, जिसे रणविजय ने साफ महसूस किया था, जिसको सोचते हुए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। ईशानी ने रणविजय के हाथ पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ, क्या खाओगी? रणविजय ने ईशानी से पूछा, जबकि उसका दिमाग आदित्य के लहजे पर ही अटका हुआ था, जो कि उससे कुछ भारी गड़बड़ और गंभीर बात का इशारा दे रहा था। कुछ भी ऑर्डर कर लो, मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे कैसे खाने का मन नहीं हो रहा है तुम्हारा? मैं तुम्हें बेंगलुरु से ही देख रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा कि तुम उस रात की टेंशन की वजह से कुछ खाना नहीं चाह रही हो, पर अब क्या है? अपनी हालत देखी है, इतनी मेहनत कर रही हो, पहले ऑफिस के काम का टेंशन और अब एग्जामिनेशन की टेंशन, और ऊपर से खाने पीने में इतनी लापरवाही। ईशानी, तुम बिल्कुल मुरझा रही हो, रणविजय ने जबरदस्ती ईशानी के मुंह में निवाला डालते हुए कहा। खाने की सुगंध जैसे ही ईशानी के नाक से टकराई, ईशानी का जी मचल गया। वह तुरंत ही अपना मुंह बंद करके वॉशरूम की तरफ भागी। क्या होगा आगे?
यह आहत है किसी खुशी की या फिर एक बड़ी मुसीबत की? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।